मैंने बस एक नजर उस वेट्रेस की तरफ देखा और उसके हाथों में रखा करोड़ों का कीमती एंटीक जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा इतनी अलग हैसियत के साथ मिलेंगे। वो कोई और नहीं, मेरी 5 साल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वही लड़की जो मेरे सबसे बुरे दौर में मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने सिर्फ मुझसे ब्रेकअप ही नहीं किया, बल्कि मीडिया के सामने ऐलान कर दिया था कि मैं जिंदगी में कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद मैं 100 अरब की कंपनी का सीईओ बन चुका था, और वो इस ऑक्शन हॉल में एक साधारण सर्विस स्टाफ बनकर काम कर रही थी। हाँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इन 2 सालों में उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था। जब मैंने करोड़ों की बोली लगाकर वो चैरिटी एंटीक खरीदा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी भीड़ के बीच मेरी नजर बाई निंगबिन पर पड़ी। वो कांपते हाथों से एंटीक उठाए धीरे धीरे मेरी तरफ चली आ रही थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और चेहरे पर साफ साफ हैरानी। उसे देखकर मेरे होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। उसने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर पछतावा, शर्म और बेबसी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, आज इसे जरूर अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। आखिर इसी ने तो मीडिया के सामने कहा था कि मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाऊंगा, और फिर बिना एक पल सोचे मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन आज मेरी कंपनी की वैल्यू 100 अरब से भी ज्यादा थी और वो मेरे सामने एक सर्विस स्टाफ बनकर खड़ी थी। इतने में मैनेजर गुस्से से बोला, क्या कर रही हो, जल्दी करो, एंटीक मिस्टर फांग को दो। उसकी आवाज सुनकर बाई निंगबिन जैसे होश में आई। उसने कांपते हाथों से एंटीक मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन शायद वो इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथों से करोड़ों का वो एंटीक फिसल गया। धड़ाम, एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। महंगा एंटीक टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गया। हॉल में मौजूद हर शख्स हैरानी से वहीं रुक गया। सभी लोग भागकर वहां इकट्ठा हो गए। बाई निंगबिन का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ेगी। सबसे पहले मैनेजर चिल्लाया, ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है ये एंटीक करोड़ों का था। बाई निंगबिन जैसे डर से कांप उठी। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और टूटे हुए टुकड़े समेटने लगी। उसकी हालत इतनी बेबस और लाचार थी कि उसे देखकर भी मेरे दिल में जरा भी तरस नहीं आया। वो कांपती आवाज में बोली, सॉरी, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। मैं हल्का सा हंसा। भरपाई? क्या तुम सच में इसकी कीमत चुका सकती हो? अगर तुम खुद को भी बेच दो तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह कांप रही थी। आज की बाई निंगबिन उस लड़की से बिल्कुल अलग थी जो मेरे साथ तब रहती थी जब मैं दिवालिया नहीं हुआ था। उस वक्त वो हमेशा महंगे कपड़े पहनती थी, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड कपड़े, और हमेशा बेहद खूबसूरत नजर आती थी। लेकिन आज उसका शरीर दुबला हो चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था और होंठों से भी रंग गायब था। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लौटा दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। बाई निंगबिन, अगर मेरा नंबर चाहिए था तो इतना लंबा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन सुन लो, आज की तारीख में तुम दोबारा मेरी जिंदगी में लौटने के लायक भी नहीं हो। मेरी बात खत्म होते ही मेरे बगल में खड़ी मेरी सेक्रेटरी अचानक बोल पड़ी, सर, ये वही बाई निंगबिन है ना जिसने आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया था? उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर गया। मैंने गुस्से से अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और वो चुप हो गई। 2 साल पहले मेरे दिवालिया होने की खबर पूरे इंटरनेट पर छाई हुई थी और आज मेरी कामयाबी भी हर जगह चर्चा का विषय थी। सोशल मीडिया पर लोग पूछते थे, क्या बाई निंगबिन को अब पछतावा होता होगा? क्योंकि जिस तरह उसने मुझे छोड़ा था वो बात आज भी लोगों को याद थी। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम ऐसे आमने सामने खड़े होंगे, और जो ताना उसने कभी मेरी तरफ फेंका था वही आज लौटकर सीधे उसी पर पड़ेगा। आसपास लोग बातें करने लगे। हाँ, मुझे ये कहानी याद है, जब मिस्टर फांग दिवालिया हुए थे तभी इस लड़की ने मीडिया के सामने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया था। देखो आज मिस्टर फांग आसमान छू रहे हैं और इसकी हालत देखो, इसे तो अब पागलों की तरह पछतावा हो रहा होगा। सच में कैसी किस्मत पलटी है। चारों तरफ उठती इन आवाजों के बीच बाई निंगबिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया ने उसके साथ नाइंसाफी की हो, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने आंसू पोंछते हुए धीरे से पूछा, तो आप चाहते क्या हैं? इतने में मैनेजर फिर गरजा, क्या मतलब, क्या चाहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फांग से सवाल करने की? पहले उनसे माफी मांगो। मैंने सिर्फ एक नजर मैनेजर की तरफ देखा और वो तुरंत चुप हो गया।